हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन के वो 3 गोल्डन लॉज जो कि हमारे आसपास कोई भी बॉडी मूव करती है तो वो उससे फॉलो करती है। ठीक है, तो दैट दोज लॉज आर कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। समझ आ गया। तो आज हम वो 3 गोल्डन लॉज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लॉ जो होता है वो है फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हम समझते हैं यहाँ पे। फर्स्ट लॉ है ना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है ना, विल रिमेन एट रेस्ट, विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी। और अ बॉडी इन मोशन, अगर कोई बॉडी है ना, अ बॉडी इन मोशन रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, विल रिमेन इन मोशन, रिमेन इन मोशन along a straight line। तो थोड़ा वर्ड तो समझिए, along a straight path, ये स्ट्रेट लाइन हम कह सकते हैं, है ना। with uniform speed, with uniform speed, until an external unbalanced force acts on it। ठीक है, तो जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता है। समझिए क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा है, यहां पे पॉइंट समझना है, इंपॉर्टेंट है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। जैसे कि एग्जांपल है, अगर आपने कोई बॉल है वो ग्राउंड में पड़ी है, नॉर्मली पड़ी रुकी हुई है, तो वो रुकी रहेगी। ठीक है, एक बुक है वो अगर सेल्फ में रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है, तो वो वहीं पे रहेगी, है ना, वो मूव नहीं करेगी जब तक कि उस पर एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, ये चीज तो रुके हुए के लिए। मोशन की अगर बात करें, अगर बॉडी मोशन में है तो वो क्या करेगी, वो मोशन में ही रहेगी अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ मतलब क्या है, एक सीधे रास्ते में। ठीक है, मतलब वो अपनी डायरेक्शन भी नहीं चेंज करेगी, उसी रास्ते में सीधा सीधा चलती जाएगी और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वो अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएगी नहीं घटाएगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उस पर। समझ आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन ने ना सोचने का नजरिया बदल दिया। पहले लोग ये सोचते थे कि हम अगर हमें कोई बॉडी को मूव कराना है, कंटिन्यूसली मूव कराना है, तो हम क्या करते रहेंगे, उसको फोर्स लगाते रहो, वो मूव करती रहेगी। न्यूटन ने थोड़ा चेंज कर दिया सोचने का तरीका। उन्होंने बोला ऐसा, अगर आपने कोई फोर्स लगाया, बॉडी मूव करने लग जाएगी। अब वो कांस्टेंट स्पीड से या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती रहेगी जब तक कि उसको वो क्या हो, वो कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स न लगे। ठीक है, अब इससे माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम कोई बॉल को फेंकते हैं तो वो थोड़ी दूर में जाकर रुक जाती है। वो रुक जाती है बिकॉज उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या कर देता है, रोक देता है। समझ आ गया। ये था न्यूटन का पहला लॉ। समझ आ गया नहीं आ गया। तो ये कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रुकी रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, इन अ स्ट्रेट पाथ अंटिल कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब जिसमें कोई रिजल्ट वैल्यू फोर्स नहीं लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, फर्स्ट लॉ था। अगर रियल लाइफ में एप्लीकेशन बताएं, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई है, टेबल पड़ा है तो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, बस रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। समझ आ गया। तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ। क्लियर। तो आप इससे समझ सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए इसके आसपास ना, जैसे एस्ट्रोनॉट्स है, यहाँ पे तो क्या हवा है ना, जब हम यहाँ पे आप क्या करते हैं, हम अपने आप को क्या करते हैं, यहाँ से अगर मूव कराते हैं तो हवा में भी क्या होता है, वो ड्रैग लगाती है हम पे, रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूव करते हैं, वो अपने आप को एक बार ही पुश करते हैं तो कंटिन्यूसली मूव करते चले जाते हैं एक यूनिफॉर्म स्पीड से। समझ आया। तो वहां पे भी क्या है, वहां पे आपको ड्रैग कोई फोर्स लग नहीं रहा एक्सटर्नल, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते चले जाते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया। तो ये है फर्स्ट लॉ। क्लियर। तो रियल लाइफ में कैसे यूज होता है वो आपको भी समझना है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो ये पहली चीज होगी। सेकंड लॉ को हम पढ़ते हैं। अब सेकंड लॉ ये कहता है, ठीक है, सेकंड लॉ यहां पे ये कहता है, अब अगर हम बात करते हैं बॉडी कोई मूव कर रही है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इन्होंने क्या किया, मोमेंटम के लिए बात करी यहां पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to force applied, is directly proportional to force applied, proportional to
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, बाहर से कितना फोर्स लग रहा है उस पे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ठीक है, उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये समझते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इस लॉ को मोमेंटम लॉ भी कह देते हैं ना, बेसिकली मोमेंटम के बारे में उन्होंने समझाया। मोमेंटम होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम हम यहाँ पे लिख लेते हैं P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम आ जाएगा, क्लियर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसने बोला कि जो फोर्स है ना वो आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी से घटाते हैं तो इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जितना चेंज आया अपॉन टाइम, ये इसका लॉ है, ठीक है। चलिए, तो मास अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मास एंड वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये एक्सटर्नल फोर्स के बारे में हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें से, अगर हम बोलते हैं सपोज करिए ऐसा केस आ जाता है, मास कांस्टेंट है, अगर हमारी बॉडी है, हम फोर्स लगा रहे हैं, उसमें मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, तो मास चेंज नहीं हो रहा है, मास वही फिक्स है नहीं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, तब उस टाइम पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है m डेल्टा v अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हमें पता है एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ से m F इज इक्वल टू ma, तो हमारे को यहाँ से एक और चीज मिल गई फॉर्मूला जो हमें यूज करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू ma। तो ये दो फॉर्मूले बन जाते हैं। यहाँ पे मोमेंटम लॉ है, देखिए फर्स्ट लॉ हमने जो पढ़ा था उसमें क्या बोला था कि अगर बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, उससे एक और लॉ, एक और नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, की बॉडी अगर मूव करना नहीं चाहती है, जैसी स्टेट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, स्टेट ऑफ मोशन में है, स्टेट ऑफ मतलब जो डायरेक्शन भी है वो फिक्स करना चाहती है, रेस्ट स्टेट जो है रेस्ट और मोशन वाली और ये डायरेक्शन वो सब कुछ फिक्स करना चाहता है, वो इनर्शिया का लॉ था। यहाँ क्या है, मोमेंटम के बारे में बोला है कि भैया मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो फोर्स के अप्लाइड होता है, फोर्स अप्लाइड के इक्वल होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप ये समझिए, अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अब इसका एप्लीकेशन समझिए, इसका मतलब ये है जितनी ज्यादा तेजी से आप फोर्स लगाएंगे, जितना बड़ा फोर्स लगाएंगे उतनी तेजी से वो क्या करेगा, अपनी अपनी जो स्पीड है वो चेंज करेगा। मतलब एक बॉल पड़ी है ना, आपने आगे बहुत तेजी से किक किया, बहुत तेजी से किक किया, है ना, तो क्या होगा, उसकी स्पीड जीरो से जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है ना, मान लेते हैं जीरो से है ना 10 मीटर पर सेकंड के लिए लेते हैं, है ना, तो आपने 0 से 10 मीटर पर सेकंड के लिए जाने के लिए उसको बहुत कम टाइम लगेगा। अगर यही फोर्स की वैल्यू कम कर देंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, तो 0 से 10 मीटर पर सेकंड तक जाने की स्पीड मतलब ज्यादा टाइम जो है वो क्या होगा आपका, ज्यादा लगेगा। फोर्स कम, टाइम ज्यादा इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, है ना, स्पीड, समझ आ गया। तो ये चीज याद रखनी है। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर हम बात करते हैं पहले लॉ और दूसरे लॉ में डिफरेंस देखते हैं, तो पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉल पड़ी है तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, उसको वो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आप उस पर फोर्स ज्यादा लगाओगे तो वो ज्यादा तेजी से जाएगी, और कम फोर्स लगाओगे तो कम तेजी से जाएगी, समझ आ गया। तो रियल लाइफ में ये कहने का बात होती है इसकी, समझ आ रहा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेकंड लॉ आपके हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, ठीक है। थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ ये कहता है टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction, equal and opposite, equal भी होगा और opposite reaction full stop, ठीक है। और एक और थोड़ा लाइन लिख लेते हैं, the reaction occurs along the line of force, यहां एक्शन बोल रहे हैं, along the line of action in opposite direction, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है एक्शन और रिएक्शन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये फोर्सेस है। तो ये बोल रहा है कि टू एवरी एक्शन, अगर आप कोई भी फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स के अगेंस्ट में आपको हमेशा एक रिएक्शन मिलेगा, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी और अपोजिट होगी। इक्वल एंड अपोजिट समझिए, जैसे अगर मैंने इस बोर्ड को पुश किया तो मेरा ये बोर्ड को पुश करना इज अ एक्शन, बोर्ड क्या करेगा, मुझ पे भी क्या करेगा, एक रिएक्शन क्रिएट करेगा, समझ आइए। वो क्या करेगा, मेरे को अपोज करेगा। अपोज मतलब बेसिकली आपको फील होगा कि आप क्या है, आप उस बोर्ड को पुश कर रहे हो। जैसे हम एक बॉल को किक करते हैं,
है ना। तो ये हम जब बॉल को किक करते हैं तो हमें पैरों में फील होता है ना कि वो किक लगी है हमारे पैरों में, ठीक है। तो आपको कभी भी पैरों में चोट लग जाती है ना, तो अगर छोटे बच्चे में होता है तो क्या होता है, पैरों में चोट लग जाती है, गलत आपने किक किया, उंगलियों से लगी, आपकी उंगली लगी तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है उंगली में दर्द होने लग जाता है ना। तो वही चीज है कि एवरी एक्शन जितना फोर्स लगाओगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। रिएक्शन और रिएक्शन क्या होगा, अदर बॉल पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक किक की बॉल को, है ना, तो एक्शन वाज ऑन बॉल, तो हमारा एक्शन जो होगा वो कहाँ लगेगा, बॉल पे लगेगा और एक आपको इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब हमारी बात करते हैं रिएक्शन की बात करते हैं। तो रिएक्शन क्या होगा, उस बॉल पे नहीं लगेगा, रिएक्शन लगेगा हमारे पैरों पे, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी फोर्स की वो अपोजिट होगी, समझ आया। तो अगर हमने ये इसको, ये है हमारा ये बॉल और ये हमारा अगर फुट ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये एक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, रिएक्शन इस पे इस साइड डायरेक्शन में लगेगा, होगा क्या, अपोजिट होगा एक ही लाइन में, बट इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्शन की डायरेक्शन ये हो जाएगी, रिएक्शन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्लियर, समझ आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन का कंसेप्ट दिया है। क्लियर। तो अब हम बात करें, अगर रियल लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो वही चीज है, ऐसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम अगर किसी भी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को हिट करते हैं, पंच करते हैं, तो ऑब्वियस बात है आपको पंच फील होगा, आपके भी हाथ में लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। अगर हम बात करते हैं कोई बॉडी है ना, आप उसको क्या कर रहे हो, पुश करते हुए जा रहे हो, है ना, तो आपने जैसे ब्रेक्स दबाए, जब ब्रेक्स दबाया आपने, तो ब्रेक में जितना आपने फोर्स लगाया तो आपको भी क्या होगा, ब्रेक का फील होगा फोर्स, ठीक है, आपकी बॉडी पैरों पे लगेगा, ठीक है। तो एवरी एक्शन देयर इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड में आ जाता है, अच्छा ऐसा है तो ब्रेक पैड पे हमने जितना फोर्स लगाया उतना ही ब्रेक पैड ने हम पे फोर्स लगा दिया, तो ऐसा तो फिर तो क्या होना चाहिए, ब्रेक पैड वहीं रहना चाहिए, फोर्स इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया। ऐसा नहीं होता, फोर्स तो इक्वल है बट एक्सेलरेशन देखी जाती है। फिर क्या देखा जाता है, एक्सेलरेशन। ब्रेक पैड क्या है, उसका मास कम है तो एक्सेलरेशन उसकी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो वो दबेगा, है ना। जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा तो उसको अपना वो मूवमेंट दिखा देगा आपको। जैसे कि अगर हम बात करें, एक पेड़ में एप्पल है ना, टंगा हुआ, वो एप्पल जो है, एप्पल को ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो अर्थ की ग्रेविटी है उतने ही फोर्स से खींच रही है ना, जितने फोर्स से एप्पल अर्थ को खींच रहा है। मतलब ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो अर्थ है, अर्थ वो क्या कर रही है, एप्पल को खींच रही है, और एप्पल भी क्या कर रहा है, उसी फोर्स से ग्रेविटी को अर्थ, मतलब अर्थ को खींच रहा है अपनी तरफ। अब मूव कौन कर रहा है, मूव कर रहा है एप्पल, जिसका मास कम, उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा, तो वो आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। अर्थ नहीं मूव करेगी क्योंकि बहुत ज्यादा मास है, उसका मास इतना ज्यादा है कि उसके लिए तो जो एक्सेलरेशन है कंपैरेटिवली है ही नहीं, कुछ भी, बहुत कम एक्सेलरेशन है, क्लियर। तो इसलिए आपको एप्पल हमेशा नीचे गिरता हुआ दिखता है। समझ आ गया, नहीं आ गया। तो इस तरीके से ये चीज हमें सीखने को मिलती है थर्ड लॉ से। समझ आ गया होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लॉ समझ आ गए, तीनों गोल्डन रूल समझ आ गए होंगे आपको, ठीक है। आज के लिए इतना